कल जो होमवर्क दिया था हो गया बेटा सबका? चलो, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था, अब आज आगे करेंगे। चलो, आज हम लोग शुरू करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 से। सब लोग आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट एक फॉर्मेट बनाओ जर्नल का। क्वेश्चन नंबर 9। एक फॉर्मेट बनाइए जर्नल का। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। चलो, अब जरा देखिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो सब बच्चे देखो बेटा, पहली एंट्री क्या है? पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ हिमांशु चौहान ऑन 2023। पहले लिखा है 1 अप्रैल को हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000, फर्नीचर 10,000 एंड गुड्स 60,000। तो अब यहाँ पे ऊपर लिख दो पहले अप्रैल। अप्रैल अप्रैल 1 को ये सब ट्रांजैक्शन हो रहा है, पहले उसने बिजनेस शुरू किया। तो बिजनेस शुरू किया, तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा, देखो सब लोग एक मिनट रुक के अब देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट एंट्री है बेटा। अभी तक हर क्वेश्चन में क्या होता था? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यही होता था ना। तो जब प्रोपराइटर कैश लगाता था तो बिजनेस को कैश मिलता था। अभी प्रोपराइटर क्या कर रहा है? कैश भी लगा रहा है, फर्नीचर भी और गुड्स भी। तो ये तीनों बिजनेस को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? अब एक मिनट जरा तसल्ली से समझ लेना, देखो इसमें है क्या क्या। चार चीजें हैं, एक कैश है, एक फर्नीचर है, एक गुड्स है और एक प्रोपराइटर है। चार लोग हैं। बताओ प्रोपराइटर कौन सा अकाउंट है, फटाफट बताओ। पर्सनल गुड्स, रियल फर्नीचर, रियल कैश। रियल का रूल क्या था? ये तीनों बिजनेस को तो मिल ही रहे हैं, तो मिल रहे हैं तो ये तीनों डेबिट हो जाएंगे। ये तीनों डेबिट हो जाएंगे। और ये गिवर हो गया, पर्सनल अकाउंट है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। गुड्स के लिए आप दो चीजें यूज कर सकते हो, या तो स्टॉक या तो परचेज, दोनों चलेगा। समझ आए? डेबिट और क्रेडिट कर देंगे प्रोपराइटर को। तो लिखिए एंट्री पहली। पहली एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज ब्रैकेट में लिखना स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल।
being business started, being business started, और अब सबका अमाउंट लिख लो। कैश है 1,50,000 का कैश है, 10,000 का फर्नीचर, 60 का स्टॉक। 1,50,000, 10,000 एंड 60,000, ये टोटल आ गया 2,20,000। 2,20,000 पहली एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री देखिए। चलो अगला बेटा, फिर लिखा है 4th ऑफ अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू प्रताप, लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब बताओ, कल पढ़ा था आपने ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। क्या ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती है बेटा? नहीं होती है ना। तो किसकी एंट्री करोगे? आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो होगा। तो लिस्ट प्राइस 20,000 है और ये 10% हट जाएगा, तो 2,000 हट गया, कितने का हुआ? 18,000 का। क्या किया इसमें? सेल किया है। अब बताओ कैश सेल है कि क्रेडिट सेल है? बोलो कौन सी सेल है? क्रेडिट सेल है। तो क्या एंट्री बन जाएगी? प्रताप डेबिट टू सेल्स। लिखो, प्रताप डेबिट टू सेल्स। 18,000 का गुड्स बेचा, 18,000 का गुड्स बेचा गया। बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रताप। फोर्थ ऑफ अप्रैल। अगला बेटा 6th ऑफ अप्रैल को है। 6th अप्रैल लिखा है प्रताप रिटर्न्ड गुड्स, लिस्ट प्राइस 2,000। कल ये पॉइंट आ चुका है। बताओ क्या प्रताप लिस्ट प्राइस पे ले गया था गुड्स? नहीं। तो जब वापस करेगा तब भी हम किस पे लिखेंगे? अदर देन लिस्ट प्राइस। तो ये 2,000 का है, तो 10% माइनस कर दोगे ना इसमें, 200। तो ये कितने का लिखेंगे? 1,800 का। उसने वापस कर दिया। वापस कर दिया तो क्या एंट्री करोगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप 1,800, being goods sold written by प्रताप। being goods sold returned by प्रताप। ठीक है, आगे पढ़ो बेटा। इसके बाद नेक्स्ट। चलो आगे क्या लिखा है देखो। रिसीव्ड 10th ऑफ अप्रैल को रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप 16,000 इन फुल सेटलमेंट। रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप 16,000 इन फुल सेटलमेंट। जरा देखो सब लोग बच्चे, बताओ प्रताप को कितने का माल बेचा था बेटा? 20,000 का था, 10% डिस्काउंट पे, मतलब 18,000 का। और उसमें से वापस उसने कितने का कर दिया था? 1,800 का। तो अगर हम लोग 18,000 में से माइनस करें 1,800 तो कितना आता है? 16,200। और 16,000 में फुल सेटलमेंट हो गई, तो इसका मतलब 200 रुपये छुड़वा लिए उसने। ठीक है। तो अब कैसे पैसे दिए? कैश में। हाँ, रिसीव्ड लिखा है तो अब लिखो कैश अकाउंट डेबिट 10 तारीख को, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू प्रताप 16,000 नहीं, 16,200 में प्रताप में आएगा,
200 का डिस्काउंट और 16,000 का कैश। बीइंग ड्यूज ऑफ प्रताप सेटल्ड। बीइंग ड्यूज ऑफ प्रताप सेटल्ड। बीइंग ड्यूज ऑफ प्रताप सेटल्ड। 10 तारीख के बाद अगला बेटा है 15 तारीख को फर्नीचर खरीदा है 12,000 का। चलो फर्नीचर खरीदा है बेटा, देखो अगला एंट्री है परचेज्ड फर्नीचर फॉर 12,000, तो क्या होगा? फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट है ये 12,000 का, तो लिखिए फटाफट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये है 12,000 का। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। देख लिया? चलो अब देखो बेटा, यहाँ पे एक डाउट आता है, सब लोग देखो, तुम लोग सोच नहीं पा रहे हो तो मैं बताता हूँ। ये बताओ सब बच्चे ये बताओ, ये क्या लिखा है? इस वाले अकाउंट में क्या हुआ था? परचेज हुआ था कि सेल हुआ था? नहीं ये छोड़ो, सेल वाला मैं बता रहा हूँ बेटा, ये तो रिटर्न था। ये वाला बताओ, ये जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला, इसमें क्या हुआ था? परचेज कि सेल? कैश या क्रेडिट? कैसे पहचाना था? हाँ उसमें उसमें कैश नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या था? क्रेडिट था। अब ये बताओ फर्नीचर वाले में भी तो कैश नहीं लिखा है, ठीक है ना? फर्नीचर वाले में भी कैश नहीं लिखा है, लेकिन ये क्या है? इनकी एसेट है। क्या है? जो हम खरीदने के लिए, बेचने के लिए खरीदते हैं वो तो उधार पे मिल ही जाता है इजली, लेकिन अगर हम कोई एसेट खरीदेंगे तो वो उधार पे नहीं मिलता जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो, तो हम उसका पैसा दे के लेके आएंगे। समझ आई बात? तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया कैश, क्योंकि अगर ये गुड्स होता तो गुड्स लिखा होता ना, तब परचेज डेबिट कर देते। एसेट है तो इसका हमने पैसा दिया होगा। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ लिखा है 15 तारीख को रिटर्न गुड्स टू सहदेव। रिटर्न गुड्स टू सहदेव, लिस्ट प्राइस 50,000 और 12% डिस्काउंट। अच्छा बेटा, हमने सहदेव को गुड्स रिटर्न कर दिया। अब बताओ, अगर हमने रिटर्न किया तो हमने परचेज किया रहा होगा ना? हमने परचेज किया रहा होगा। अच्छा अगर हमने परचेज किया होगा तो वापस करेंगे तो क्या लिखोगे? परचेज रिटर्न। परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा, और सहदेव डेबिट हो जाएगा। और कितने से? 50,000 का गुड्स है, 12% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस 12%, तो ये आ गया 44,000। तो लिखिए एंट्री, क्या एंट्री होगी कौन बताएगा? सहदेव डेबिट, सहदेव डेबिट टू परचेज रिटर्न। सहदेव डेबिट टू परचेज रिटर्न 44,000। being goods returned to सहदेव। being goods returned to सहदेव। चलो आगे बढ़ो। पढ़िए, अब यहां लिखा है, वापस लिखा है बेटा, रिटर्न गुड्स टू सहदेव। अब ये है ना बेटा, इसमें हो गया है, अभी कौन सा किया था हम लोगों ने? ये वाला ना, ये बेटा असल में परचेज था।
ये परचेज था, परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव, और ये वाला रिटर्न है। तो अब ये बताओ, अगर ये परचेज था तो क्या करोगे? इसे एक काम करो, सुनो, ये परचेज रिटर्न रहने दो। सब लोग देखो, ये वाला तो परचेज रिटर्न है, और ये वाला क्या है? परचेज है। तो इसका बस डेट चेंज कर दो, ये जो 15 तारीख लिखे हो इसको 18 कर दो, नहीं तो पूरा काटना पड़ेगा। और अमाउंट में भी 44 की जगह खाली 4000 आ जाएगा, और 15 तारीख वाला नीचे डाल देते हैं। लिस्ट प्राइस है 4000। अच्छा, अब कितने का पड़ जाएगा? 12% हटाओ, कितने का? 4000 माइनस 12%, 3520 ना। तो ये ऐसे लिख देते हैं, 4000 माइनस 12%, 3520, 3520। चलो, अब ये पहला वाला परचेज का था, पहला है कौन सा? ये परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सहदेव, लिस्ट प्राइस 50 एट 12% रेट डिस्काउंट। तो ये 44,000 की परचेज होगी। क्या एंट्री लिखोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू सहदेव, 50,000 माइनस 12%, तो ये आ जाएगा 44,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड, चलो आगे बढ़ो। ये 18 वाला कर ही लिया है। अब ये देखो बेटा, लिखा है 20th को क्लियर्ड द अकाउंट ऑफ सहदेव पेइंग कैश, पेइंग कैश एट डिस्काउंट ऑफ 5%। चलो, अब 1 मिनट सब बच्चे देख लो स्क्रीन पे, बताओ सहदेव से कितने का गुड्स खरीदा था? 44,000 का। चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो कितने का खरीदा था? 44,000 का, और वापस कितने का किया? 3520। तो कितने पैसे देने थे उसको? 40480, और कितना डिस्काउंट ले लिया? 5%। तो अब इसमें से जरा माइनस कर दो 5%, तो कितना दिया होगा? 38456 की पेमेंट हमने करी होगी। और तो यहाँ लिख लो, अब लिखेंगे क्या डेट है? 20 तारीख। सहदेव डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें 480 देना था। कैसे पता चला? ये 44 की परचेज थी, माइनस 3520, और 40480 में से 5% का डिस्काउंट ले लिया, तो दिया हमने 38456, और ये डिस्काउंट हो गया 40480 का 5%, 2024। बीइंग पेमेंट मेड एंड डिस्काउंट रिसिव्ड। बीइंग पेमेंट मेड एंड डिस्काउंट रिसिव्ड। चलो अगला बेटा पढ़ो। अब लिखा है यहाँ पे 21st को सोल्ड गुड्स टू आकृति 20,000, शिखा 32,000। अब बताओ ये कैश में बेचा या क्रेडिट पे?
क्रेडिट पे, तो क्या होगा, आकृति और शिखा डेबिट हो जाएगी, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी, और कोई डिस्काउंट वगैरह की बात ही नहीं है, तो एज इट इज आएगा 2032। तो ये हो जाएगा आकृति डेबिट, शिखा डेबिट टू सेल्स 20,000, 32,000, 52,000 being goods sold on credit. Being goods sold on credit. हो गया बेटा? चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट और क्या लिखा है देखो। चलो आगे लिखता है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम आकृति 1960 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। बताओ आकृति को कितने का गुड्स बेचा था? 20,000, और फुल सेटलमेंट हो गया 19,600 पे, तो इसका मतलब 400 का क्या हो गया बेटा, डिस्काउंट। तो अब कैश को डेबिट कर देंगे, तो अब ये एंट्री हो जाएगी। ये किस डेट पे सेल करा था? 21 को, 24 को पैसे मिल रहे हैं, 21 और ये 24, ठीक है। तो अब लिखो, इससे आकृति से कैश मिला है, तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू आकृति 20,000 के अगेंस्ट पेमेंट आई है 19,600 की, 400 का डिस्काउंट दे दिया, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। चलो अगला, अगला पॉइंट पढ़ो क्या है। अगला पॉइंट, चलो अब ये है बेटा, यहां लिखा है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, डेट वही है, डेट चेंज हुई नहीं, तो इसका मतलब डेट वही है। अब यहाँ लिखा है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500 बाई चेक। अब बताओ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करी है किसके थ्रू? चेक के थ्रू। तो चेक अभी आज पढ़ाऊंगा, जब हम चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो बैंक आएगा। अब इधर देख लो एक बार फिर से। अब इसमें दो बातें आई, एक इंश्योरेंस प्रीमियम और एक आया चेक। चेक की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? बैंक, ठीक है। अब पहले समझते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है। जब हम लोग कोई इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसकी किस्तें जाती है ना बेटा, उसी को क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम। जितने का बीमा करवाया है उसको बोलते हैं सम अश्योर्ड, क्या बोलोगे? या पॉलिसी अमाउंट, ठीक है। तो अब इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया 1,500 रुपए का, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को हम लोग एक्सपेंस मान के चलते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बताइए। और अगर मैं चेक आपको दूंगा, मैं चेक से किसी को पेमेंट करूंगा, तो बैंक होता है पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? तो बैंक हमारा गिवर होगा, तो क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। तो क्या एंट्री होगी? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लिखिए सेम डेट पे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का था बेटा? 1,500 का। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। चलो आगे। अब अगली डेट आती है 25th। देखिए जरा 25th को क्या ट्रांजैक्शन हुआ।
अगली डेट है 25th। देखो बेटा लिखा है 25th को पेड 2400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोपराइटर बाई चेक। कह रहे हैं बेटा 25th को फिर से इंश्योरेंस प्रीमियम किया प्रोपराइटर का और उसकी पेमेंट करी चेक से। किससे करी? अच्छा मुझे बताओ, अब 2 मिनट रुक के सब बच्चे मुझे कुछ बात का जवाब दो। ये बताओ बेटा, ये जो जर्नल आप बना रहे हो ये किसका बना रहे हो, प्रोपराइटर का या बिजनेस का? बिजनेस का। तो अब इसमें बिजनेस के खर्चे आएंगे ना, न कि प्रोपराइटर का आएगा। अब प्रोपराइटर ने अपना इंश्योरेंस करवाया, प्रोपराइटर ने अपना इंश्योरेंस कराया। जब कभी लिखा हो प्रोपराइटर का इंश्योरेंस तो ये हो गया लाइफ इंश्योरेंस। क्या हो गया? और लाइफ इंश्योरेंस खाली प्रोपराइटर का होता है, क्योंकि बिजनेस की लाइफ तो इन्फिनिट ईयर की होती है। बात समझ में आई? तो अब देखो, अपना इंश्योरेंस करवाया और पेमेंट कर दिया बिजनेस के पैसे से, तो ये ड्राइंग नहीं हो गई? जब अपने लिए पैसे निकाल लोगे तो उसको क्या बोलते हो? ड्राइंग बोलते हो। अब इसको हम इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? प्रोपराइटर ने अगर किसी भी वजह से अपने ऊपर पैसे खर्च किए तो डेबिट क्या होगा? ड्राइंग। और क्रेडिट किसको करोगे? बैंक को। 2400 रुपए से लिख दो, ड्राइंग डेबिट टू बैंक, ड्राइंग डेबिट टू बैंक, बीइंग बीइंग ड्राइंग रिकॉर्डेड। बीइंग ड्राइंग रिकॉर्डेड। चलो आगे बढ़ो। 26 को बेटा अगली ट्रांजैक्शन दी है, 26। लिखा है परचेज्ड गुड्स फॉर 16,000 फॉर कैश, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 2%। अब कल आपको पढ़ाया था, बताओ अगर ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट एक साथ दिया हो तो पहली ट्रीटमेंट किसकी होती है? उसके बाद कैश डिस्काउंट की। ठीक है, तो अब बताओ 16,000 का इनका गुड्स है और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10% और ये वाला 2%। तो हम लोग लिखेंगे -10% और -2%। तो ये कितने का पड़ेगा? 14,112। परचेज होगी इतने की। तो आइए लिखते हैं, एंट्री क्या बनाओगे? परचेज अकाउंट डेबिट, लिखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 14,112। और ये था पेमेंट कितने की परचेज करी थी? 16,000। 16,000 -10%, 14400। और डिस्काउंट मिल गया 288 का। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। चलो अगला बेटा,
लिखा है 27th को रिसीव्ड फुल पेमेंट फ्रॉम शिखा एट डिस्काउंट ऑफ 5% इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब चलो ऊपर आके देखो यहाँ, शिखा को कितने का गुड्स बेचा था? 32,000 का बेटा, और उसने डिस्काउंट ले लिया 5% का, तो 32,000 माइनस 5% कितने पैसे दिए होंगे? 30400। तो अब यहाँ लिखो बैंक कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू शिखा, टू शिखा 32,000, और ये है 1600, 30400। being goods, being cash collected। चलो अब लास्ट एंट्री बची है, वो भी देखिए। इसकी डेट क्या है बेटा, इस वाले ट्रांजैक्शन की, जो अभी लिखा? 27। चलो अब देखो 28 को पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 200, सैलरी 800, 8,000, और रेंट है 1600। अब ये बताओ, ये सब एक ही डेट पे हुए हैं, तो कंपाउंड एंट्री ना बना ले इसकी। क्या क्या करोगे? एडवर्टीजमेंट डेबिट हो जाएगा, सैलरी डेबिट हो जाएगी, और रेंट डेबिट हो जाएगा। पेड लिखा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी डेट है 28। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, टू कैश। 2,000 का एडवर्टीजमेंट, 8,000 की सैलरी, 1,600 का रेंट, 11,600 बीइंग expenses paid। चलो एक शायद एंट्री और बची है, वो भी देखिए। हो गया क्वेश्चन। चलो देखो लास्ट में लिखा है बेटा 30th को रिसीव्ड कमीशन 1,000 रुपीज, 1,000 का कमीशन मिल गया। तो अब इसकी एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट, टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 1,000, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। बीइंग कमीशन रिसीव्ड। अब इसका टोटल कर लो, जो आएगा वो आंसर हो गया। चेक कर लो, यही आ रहा है।
ठीक है बेटा, हो गया। चलो अब 11 12 मतलब 12 तक आपके पास होमवर्क है। 9th मैंने कराया, 10 11 12 तीन क्वेश्चन होमवर्क है। 10 11 और 12 तीन क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला कंसेप्ट लिखिए। चलो अब सब बच्चे अगला कंसेप्ट लिखोगे बेटा। अगला कंसेप्ट है हम लोग का कंसेप्ट नंबर 10। चलो हेडिंग लिखो, कंसेप्ट नंबर 10। इसका नाम है बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। कंसेप्ट 10, रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। चलो लिखना शुरू करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले लिखिए बेटा, व्हेन कैश इज, सबसे पहला लिखिए, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरा, व्हेन कैश इज withdrawn फ्रॉम बैंक, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पॉइंट थर्ड लिखिए, व्हेन चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू बैंक on the same day deposited into bank on the same day, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। फोर्थ में लिखिएगा, इफ चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर not deposited into bank on the same day
तो एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। पॉइंट नंबर 5 लिखिए, व्हेन अबव चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। चलो पॉइंट नंबर 6 लिखो, व्हेन a customer directly deposits the amount in our bank account, in our बैंक अकाउंट, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। आगे when check previously deposited into bank is dishonored, तो एंट्री होगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगला लिखिए, when customer makes payment by check and and discount is allowed to him, तो यहां पे हम लोग एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, बी कस्टमर अकाउंट। अगला लिखिए, when above check is dishonored, when above check is dishonored, इसी की रिवर्स एंट्री हो जाएगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, अलाउड अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट
आगे लिखिए, when payment is made, when payment is made by issue of check, when payment is made by issue of check, तो एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आगे लिखिए, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय इशू ऑफ चेक, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय इशू ऑफ चेक, तो एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगला जो भी कर चुके हैं, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, क्या एंट्री करी थी अभी, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले थे, तो ड्रॉइंग डेबिट टू बैंक। अगला लिखो, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय बैंक, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय बैंक, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, when interest is allowed by bank, when interest is allowed by bank, तो हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, रिसीव्ड when bank charges some amount, तो एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो कॉपी कर लिया। अब देखो इसको जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर बेटा इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और एक चीज देख लो, फिर यहाँ पे शुरू करें। ये देखो, ये दो दो एंट्री में, चौथी पांचवी एंट्री में हम लोगों ने चेक इन हैंड का कंसेप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ तो बेसिक्स की क्लास में आएगा, लेकिन जब आप अपना मेन सिलेबस करने लगोगे तो उसमें क्या होगा, ये चेक इन हैंड का कोई कंसेप्ट नहीं है, समझ में है ना। चेक जिस दिन आएगी, ये अजम्पशन होता है, उसी दिन लग जाएगी, ठीक है। बेसिक्स की क्लास में लिख लेंगे, लेकिन हम लोग जब मेन सिलेबस अपना करने लगेंगे तो कभी भी जैसे चेक दिखेगा सीधे आप बैंक डेबिट कर दोगे, चेक इन हैंड का कोई लॉजिक नहीं है। चलो अब यहाँ आ जाओ। अब यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो पहले ध्यान से समझिए, फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात करी जाए। देखो अब सब लोग,
सब लोग स्क्रीन पे देखना, जब सारा लॉजिक समझ में आ जाएगा तो एंट्री अपने आप बन जाएगी। देखो बेटा, जैसे मान लो एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी, दो लोग हैं। ए का मान लो अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है, इनका मान लो एक्सिस बैंक में है। एक्सिस बैंक में अब देखो पहले होता क्या है, जैसे मान लो बी ए का कस्टमर है, बी जो है वो कस्टमर है, ठीक है। अब मान लो ए ने बी को माल बेचा, ए ने बी को माल बेचा, तो ए क्या एंट्री करेगा, बी डेबिट टू कैश, बी डेबिट टू सेल्स। ए ने बी को माल बेचा, क्या एंट्री होगी, बी डेबिट टू सेल्स, क्रेडिट सेल हुई ना। अच्छा, अब ए ने बी से पैसे मांगे, बी के पास पैसे थे नहीं, तो बी ने कहा हम चेक से पेमेंट कर देते हैं। तो क्या करेगा, बी एक चेक दे देगा ए को। तो अब होगा क्या, सब लोग ध्यान से सुनो, बी ए को चेक देगा बेटा, तो बी ए को चेक देगा, तो अब क्या होगा, ए वो चेक लेके जाएगा अपनी बैंक में लगाएगा, फिर क्या करेगा, इनकी बैंक से पैसे कलेक्ट कर लेगी, इनके अकाउंट से डेबिट होगा, इनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। इस तरीके से चेक का मैकेनिज्म होता है, समझ में क्या होगा। जैसे ए को पेमेंट किया बी ने चेक से, तो क्या होगा, जिसको पैसा मिला वो आदमी ले जाके ड्रॉप बॉक्स में डालेगा बैंक में चेक को, फिर क्या होगा, फिर ये जो बैंक है इनकी, ये बैंक हो गई रिसीवर बैंक और ये वाली हो गई गिवर बैंक। तो अब क्या होगा, ये रिसीव करेंगे इनके अकाउंट से, तो इनके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा, इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो गया तो इसको बोलते हैं ऑनर ऑफ चेक। क्या बोलोगे, और किसी कारण से अगर ऐसा बेटा नहीं हुआ तो बोलोगे डिसऑनर ऑफ चेक, मतलब अगर इनके अकाउंट से पैसे कट के इनके अकाउंट में आ गए तो बोलेंगे ऑनर ऑफ चेक। क्या बोलोगे, और अगर इनके अकाउंट से पैसे माइनस हुए नहीं, इनके अकाउंट में आए नहीं, कोई भी वजह उसकी हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसऑनर ऑफ चेक। बताओ इतना समझे। अब मुझे एक बात बताओ, सब बच्चे बताइए, मान लो बी ने ए को चेक दे दिया, तो जब तक वो चेक बैंक में नहीं लगेगी तब तक उसका प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ेगा ना, बोलो सब लोग। तो इसीलिए सारी ट्रांजैक्शन चेक की होती है बैंक टू बैंक। तो हम लोग क्या करते हैं, जब चेक मिलता है तो चेक न लिख के उसकी जगह पे क्या लिखते हैं, बैंक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, और बताओ कल से आज तक कई बार बताया मैंने, बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल में से कौन सा है। तो जब हमें पैसा मिलना होगा तो हम रिसीवर होंगे, डेबिट द रिसीवर, और जब हम किसी को पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर। तो जब हमारे खाते में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जब हम किसी को पैसे देंगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे, एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कह रहा है कैश बैंक में जमा किया गया। अब खूब ध्यान से सुनना, कैश बैंक में डिपॉजिट किया गया, जरा इधर देखते हैं। जैसे मान लो मिस्टर ए ने कस्टमर को माल बेचा, इनको कुछ पैसे मिल गए, वो पैसा इन्होंने बैंक में भिजवा दिया। तो अब बताओ इसमें दो बातें आई, एक कैश आया और दूसरा बैंक आया। सब बच्चे बताओ कैश कौन सा अकाउंट है, बैंक पर्सनल, ठीक है। अब बताओ कैश अगर हमने बैंक में जमा किया तो पैसा गया ना हमारे पास से, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक रिसीवर है, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलोगे बेटा, जब एक जैसी दो चीजें सेटल हो जाएं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। भाई पैसा तो अपना ही है, अभी तक जेब में था अब अकाउंट में है, बोलो बेटा, इसको बोलोगे कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसे होता है जब हमारे डेटर और क्रेडिटर सेटल हो जाएं, कौन, डेटर और क्रेडिटर सेटल हो जाएं, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलोगे, जैसे देखो इधर समझो, बताओ बेटा, एक कंपनी थी आइडिया, एक कंपनी थी वोडाफोन, अब दोनों मिलके वीआई हो गए। तो अब ये बताओ ऐसा हो सकता है ना कि जहां इनका नेटवर्क नहीं रहता हो इनसे सर्विस लेते हो, बोलो, तो उसका पैसा देंगे इनको। तो ये इनकी बैलेंस शीट में इनका क्रेडिटर हुआ वोडाफोन, और इनके पास जो आइडिया है वो क्या हुआ, डेटर हुआ। अब क्या हुआ, दोनों कंपनी मिलके एक ही हो गई, तो कहेगा डेटर कहेगा क्रेडिटर, खुद से थोड़े ना पैसे लेंगे, अब तो दोनों कंपनी एक हो गई ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे डेटर क्रेडिटर। इसको भी क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा आइटम। क्या बोलोगे, कॉन्ट्रा आइटम। समझ आई बात, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे।
तो ये हमने पढ़ा, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बताओ बेटा, यहाँ पैसा डिपॉजिट किया था, अगर पैसे निकाल लें तो इसी की रिवर्स एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जब भी अपने पास कॉन्ट्रा आइटम आएगा तो हम लोग यहाँ पे सी लिखेंगे लेजर फोलियो वाले कॉलम में, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब। समझ आए? तो ये दो एंट्री आपकी समझ में आ गई। अब ये देखो अगला, अगर कस्टमर ने चेक दिया, ड्राफ्ट दिया हमें, तो इन दोनों को बेटा हम लोग यही लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अभी यहां लिखा नहीं था, यहां देखो, अभी मैंने यहां समझाया था ना आपको कि इसको जब सेल किया गया तो क्या एंट्री हुई? बी डेबिट टू सेल। और बी अगर चेक दे दे तो हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। बैंक को क्यों डेबिट करोगे? क्योंकि इसने जो चेक दी उसकी वजह से हमारा बैंक रिसीवर है ना, तो हम अपना बैंक डेबिट करेंगे। और बी को क्या करोगे? क्रेडिट कर लोगे। बी कौन है? कस्टमर हुआ ना, वही तो यहां पे लिखा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा, इन केस बेटा कभी कभार ऐसा होता है कि मान लो चेक मिली उसी दिन बैंक में नहीं लगा पाए, तो हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे मान लो बी ने चेक दिया और उस दिन बैंक में नहीं लगी, तो बैंक में नहीं लगी तो बैंक तो डेबिट कर नहीं सकते, तो ऐसे लिख लेते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बी। और फिर जब अगले दिन बैंक में लगाएंगे तो यहां लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब आप दोनों का इफेक्ट देखो, ये डेबिट क्रेडिट कट गया, एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। असल में जर्नल किस ऑर्डर में बनता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो हर डेट पे कुछ लिखना पड़ेगा ना। डबल एंट्री में भी तो समस्या है, जब कुछ नहीं होता तो अननेसेसरी हम लोग कुछ ना कुछ वहां पे लिखते हैं, डबल एंट्री पूरी करने के लिए लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब अगर कस्टमर ने चेक दिया उस दिन नहीं लगाया तो क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। फिर जिस दिन जब लगा दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब अगर दोनों एंट्री आप सम अप करो, दोनों एंट्री को अगर आप सम अप करो तो ये देखो, चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड क्रेडिट, कट गया। नेट इफेक्ट क्या आया? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। यही वाली तो एंट्री है। समझ आए? बेसिक्स वाले क्वेश्चन में ये कंसेप्ट होता है, अभी जब हम लोग मेन क्वेश्चंस करने लगेंगे तब उसमें ये कंसेप्ट होता ही नहीं। समझ आए? डायरेक्ट क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। मतलब ये लॉजिक ही नहीं होता कि चेक आई और उस दिन नहीं लगी, ये पुराने जमाने का कंसेप्ट है। पहले क्या होता था? 4 बजे बैंक बंद हो जाता था, 5 बजे। अब क्या है? 24 घंटे बैंक खुला रहता है। बैंक बंद है तो वो चेक लगाने के लिए वो एटीएम में ड्रॉप बॉक्स बना रहता है, आदमी कभी भी जाएगा डाल देगा। समझ आए? तो अब ऐसे नहीं होता। पहले आदमी बिजनेसमैन, जब उसकी दुकान बंद हो जाती थी तब तक बैंक बंद हो जाता था, तो लगाएगा कहाँ? तब चेक इन हैंड का कंसेप्ट होता था। अब ऐसा कोई इशू नहीं है। बात समझाए बेटा? आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अब आगे लिखा है अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखा है, देखो, व्हेन कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन आवर बैंक। कह रहे हैं कस्टमर ने डायरेक्टली पैसे जमा कर दिया। अभी तक क्या हो रहा था? सामने देखो सब लोग, अभी तक क्या हो रहा था? जैसे आप कस्टमर हो तो आपने चेक दिया मुझे, मैंने नोट किया, फिर मैंने बैंक में लगाया, जा तो पैसा बैंक में ही रहा था। अब आपने डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया बैंक में, तब भी तो एंट्री वही होगी ना। बैंक में पैसे आए तो बैंक रिसीवर है, बैंक डेबिट हो जाएगा, आप क्रेडिट हो जाओगे। बोलो बेटा, बात तो वही हुई ना। तो अगर कस्टमर डायरेक्ट पैसे जमा करेगा तब भी बैंक को डेबिट करेंगे, कस्टमर को क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। बोलो क्लियर हुआ सबको? अच्छा, अब बेटा आगे है, अगर ये चेक डिसऑनर हो गई, क्या हो गई? अब बताओ, मैंने क्या बताया था? ऑनर ऑफ चेक का क्या मतलब था? ऑनर ऑफ चेक का क्या मतलब था? अगर आपने मुझे कोई चेक दी, मैंने उस चेक को बैंक में प्रेजेंट किया, तो क्या हो गया? आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होके मेरे अकाउंट में आ गए, तो उसको क्या बोलोगे? ऑनर ऑफ चेक। और अगर नहीं आए तो क्या बोलोगे? डिसऑनर ऑफ चेक। नहीं आए तो क्या बोलोगे? डिसऑनर ऑफ चेक। बोलोगे बेटा? अब खूब ध्यान से सोचो और मुझे एंट्री बताओ। बताओ जरा, इधर देखो, ये है, ये मिस्टर ए है। सब बच्चे देखना और खुद से सोच के बताना, तो गलत नहीं होगा, रट नहीं पाएंगे हम लोग, ऐसे समझना है। बताओ, बी कस्टमर है, बी ने ए को चेक दिया, ए अपने यहां क्या एंट्री बनाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। बोलो यही लगाएगा ना। अब बताओ क्या होगा? अब ये चेक वो भेजेगा बैंक में, फिर 2 दिन 3 दिन का टाइम लगेगा। इनकी बैंक से पैसा कलेक्ट करेगी। अगर पैसा कलेक्ट हो गया तो क्या बोलोगे? ऑनर ऑफ चेक।
कलेक्ट नहीं हुआ तो क्या बोलोगे? तो वो तो 2-3 दिन बाद पता चलेगा ना। सेम बैंक का होता है तो एक ही दिन में क्लियर हो जाता है, बाहर के चेक है तो हफ्ते हफ्ते भर का टाइम लग जाता है। तो अब मान लो पहले तो हमने लिख दिया, हमने जब ये एंट्री करी तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे अकाउंट में पैसे आ गए और इनसे आ गए, इसका मतलब यही तो है। और मान लो चेक डिसऑनर हो गई तो पैसा आया ही नहीं, बोलो। तो क्या करते हैं, इसी की रिवर्स एंट्री डाल देंगे। क्या करेंगे? रिवर्स एंट्री। क्या लिखेंगे? कस्टमर डेबिट टू बैंक। समझ में? अब ये देखो, बैंक से बैंक, कस्टमर से कस्टमर कट गया। अब ये ऐसे हो गया कि जैसे वो एंट्री लिखी नहीं गई है। तो पूरे सिलेबस में कभी भी डिसऑनर की एंट्री आ जाए, किसकी? तो जो एंट्री चेक मिलते टाइम हुई होगी उसी की रिवर्स एंट्री डाल देना, वही होती है डिसऑनर की एंट्री। मतलब उसको काटना है अपने अकाउंट्स में, ना कुछ काटने का कंसेप्ट है ना मिटाने का। एक एंट्री को ठीक करने के लिए अगली एंट्री डाल के ही ठीक किया जाता है ना बेटा, समझ आए? तो अगर वो एंट्री हो गई है उसी की रिवर्स एंट्री डाल दो, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। चलो फिर से बताओ, किसी कस्टमर से चेक मिली, क्या एंट्री करोगे? क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ठीक है, अब वो चेक डिसऑनर हो गई तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अच्छा क्यों डिसऑनर होती है बेटा? कोई भी चेक क्यों डिसऑनर होती है? ठीक है, क्यों डिसऑनर होती है चेक? हाँ, देखो एक तो इसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो चेक डिसऑनर हो जाएगी। दूसरा, अब पता चला मिस्टर बी के 4 अकाउंट हैं, चारों में 4 सिग्नेचर है। अब उसको याद ही नहीं था किस अकाउंट का सिग्नेचर किस में कर दिया, तो मिसमैच हो गया, डिसऑनर हो जाएगा। या इसने चेक काट के इनको दिया, जब बैंक में लेके जा रहे थे बारिश हो रही थी, हल्का फुल्का उससे पानी गिर गया जहां सिग्नेचर थे वहां के, जरा सा भी बैंक को लगेगा कि कुछ उसमें मैनिपुलेशन है, तुरंत उसको डिसऑनर कर देंगे। समझ में? तो इस वजह से चेक डिसऑनर हो जाती है। तो तो इसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ चेक। अब आपको यहां तक समझ में आ गई, डिसऑनर भी मैंने बता दिया। अब यहां आ जाओ। अभी बेटा बताओ, कस्टमर ने हमें चेक से पेमेंट किया, क्या एंट्री बनाओगे? बोलो सब लोग, कस्टमर ने चेक से पेमेंट किया, क्या एंट्री बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। और कुछ पैसे छुड़वा लेगा तो क्या करोगे? डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। जैसे चेक उसमें कैश में नहीं होता था, कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता था, लॉजिक बताइए, कल पढ़ाया था। प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। तो चाहे कैश में पैसे आए चाहे ऑनलाइन आ जाए, आया तो ना पैसा। तो यहां भी वही होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, चेक मिलने पे ये होता है, डिस्काउंट दोगे तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और मान लो यही चेक डिसऑनर हो गई, चलो बोलो अब, यही चेक अगर डिसऑनर हो गई, अब क्या एंट्री करोगे? इसी की रिवर्स एंट्री। हमेशा ऐसे याद कर लो, जो चेक मिलने पे एंट्री होगी वही क्या होगी? उसकी डिसऑनर की एंट्री होगी। अभी वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ना है, उसमें तो कई बार आएगा। तो ये लॉजिक है उसका, अलग अलग केस बनेंगे। चेक मिलते टाइम जो एंट्री हुई उसी की रिवर्स एंट्री होगी डिसऑनर पे। देखो ना, इससे पहले जब डिसऑनर हुआ था तो यहां पे पहले बैंक टू कस्टमर, कस्टमर टू बैंक। यहां बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू कस्टमर, तो यहां क्या हुआ? कस्टमर डेबिट टू डिस्काउंट टू बैंक। रिवर्स हो रहा है उसी का। चलो आगे पढ़ो। आगे लिखा है, आगे लिखा है बेटा, when payment when payment is made by issue of check। क्या लिखा है? when payment is made by issue of check। ठीक है, अब इधर देखो सब बच्चे, जब कहीं आपको मिलेगा इशू ऑफ चेक, क्या मिलेगा? इशू का मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, जैसे इसमें तो क्लियरली लिखा है ना, कभी कभी क्वेश्चन करोगे तो उसमें लिखा होगा इशू ऑफ चेक। इशू ऑफ चेक का मतलब मुझे आपको पैसे देने हैं, मैंने एक चेक बनाया काट के आपको दे दिया, तो दैट इज इशू ऑफ चेक। समझे? और जब होगा डिपॉजिट चेक डिपॉजिटेड, क्या बोला मैंने? अब यहां देखो, अभी इसीलिए बताया था चेक कौन डिपॉजिट करता है। भाई ये तो काट के इनको दे देंगे, ये ले जाके बैंक में जमा करेंगे ना, जिसको पैसा मिलना होता है वो चेक डिपॉजिट करता है। समझ आए? तो कभी भी अगर लिखा हो चेक डिपॉजिटेड तो इसका मतलब पैसे मिल रहे हैं। चेक सेंड टू बैंक, पैसे मिल रहे हैं। और चेक इशूड तो इसका मतलब पेमेंट हो रही है। बताओ समझे?
अब यहां देखो ये वाला पॉइंट ये था, हमने पेमेंट किया चेक से, तो चेक से पेमेंट करेंगे तो हमारा बैंक गिवर हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कोई खर्चे किए तो खर्चा डेबिट हो जाएगा, किसी क्रेडिटर वगैरह को करोगे तो क्या होगा, क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा। बताओ सब लोग, जब जब पैसे आए थे तो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया था, अब हमने पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर खर्चा है तो खर्चा डेबिट, जैसे मान लो रेंट पे किया चेक से, रेंट पे किया किससे, कैश में देते तो क्या एंट्री होती, बोलो जरा, रेंट कैश में दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब वही मान लो चेक से दोगे तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, बैंक। समझ आया? क्रेडिटर को कैश में पेमेंट करते तो क्या एंट्री बनाते हैं, आप लिखते हैं क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, चेक से पेमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा अब आगे बेटा, ये तो अभी अभी किया था, व्हेन कैश इज विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अगर पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए तो यहां कैश नहीं लिखा जाएगा, यहां हम लोग क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग डेबिट टू बैंक। और अब ये देखो दो वर्ड, यहां लिखा है इंटरेस्ट चार्ज्ड और यहां लिखा है इंटरेस्ट अलाउड। क्या क्या लिखा है बेटा, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। पूरे अकाउंट में कभी भी चार्ज वर्ड मिले तो चार्ज का मतलब खर्चा, समझ आया? पूरे अकाउंट्स में किसी भी चीज के बगल में अगर चार्ज लग जाए, चार्ज मीन्स एक्सपेंस, ठीक है। अब बताओ, बैंक ने इंटरेस्ट ले लिया, हमने बैंक से लोन लिया था, बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया अपना, तो अब बताओ क्या होगा, हम खर्चों को डेबिट करते हैं। अभी रेंट वाली एंट्री क्या बताई थी, बोलो एक बार, रेंट चेक से दिया, सब बच्चे बताओ क्या एंट्री होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब वैसे बताओ, अगर रेंट की जगह इंटरेस्ट लग गया तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, खाते से पैसा कटा। समझ में आया? अच्छा यही बेटा इंटरेस्ट अगर मिल जाए, हमने बैंक में पैसा जमा किया था, हमें इंटरेस्ट मिल गया, इसी की रिवर्स एंट्री क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। समझ आया ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और आखिरी में, अगर बैंक ने कोई चार्जेस लिया, चार्जेस किस बात से, जैसे बैंक एटीएम की फैसिलिटी देता है, बैंक आपको जब भी पैसे अकाउंट से डिडक्ट हुए या आए मैसेज भेजता है तो उसके लिए बैंक ने कुछ पैसे काट लिए, तो चार्ज, बैंक चार्ज लिखा है तो बैंक का खर्चा बैंक ने काट लिया, तो वही तो होगा ना, खर्चा डेबिट हो जाएगा, बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कुल मिला के बेटा इतनी सारी एंट्रीज अपने पास रिलेटेड टू बैंक ट्रांजेक्शन आ सकती हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। एक जर्नल का फॉर्मेट बनाओ फिर क्वेश्चन शुरू करें। जर्नल का फॉर्मेट बनाइए, ये देखो 5-6 एंट्री हैं, तो मुझे लगता है एक पेज में हो जाएगा तुम लोग के। क्वेश्चन नंबर 13, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। चलो देखो बेटा, पहली एंट्री, पहली एंट्री, पढ़ो, पास जर्नल एंट्रीज फॉर फॉलोइंग। सबसे पहली एंट्री, 1 मार्च को पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करेंट अकाउंट 25,000। 1 मार्च को लिखा है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग
करेंट अकाउंट, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करेंट अकाउंट। चलो सब लोग सामने देखो, ये क्या लाइन लिखी है बेटा? पेड इनटू बैंक लिखा है। अब पहले इसका मतलब समझो जरा। देखो बेटा, बिजनेसमैन का हमेशा बैंक में ओपन होता है सेविंग अकाउंट, कौन सा? और बिजनेस का ओपन होता है करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, करेंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। समझ आ रहा है? फिर से बताओ एक बार, बताओ। ये बिजनेसमैन है और ये बिजनेस है, बताओ अकाउंट में यहां कौन सा अकाउंट ओपन होगा? बिजनेसमैन का कौन सा अकाउंट होगा? सेविंग। और बिजनेस का करेंट अकाउंट। यहां इंटरेस्ट मिलेगा, यहां इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यहां नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड है और यहां लिमिटेड है। ठीक है, देखो बेटा, तो क्या हुआ? बिजनेसमैन का ओपन होगा सेविंग अकाउंट, बिजनेस का ओपन होगा करेंट अकाउंट। और यहां पे इंटरेस्ट मिलता है, यहां इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यहां ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? लिमिटेड। और यहां क्या होते हैं? अनलिमिटेड। जैसे तुम लोग का अकाउंट होगा तो सेविंग अकाउंट होगा, अब अपना अगर पर्सनल अकाउंट होगा तो उसमें क्या होता है? कुछ ट्रांजैक्शंस फ्री मिलते हैं एटीएम के, उसके बाद चार्जेस लग जाते हैं, तो वो लिमिटेड ही तो है। बैंक नहीं चाहता कि ज्यादा ट्रांजैक्शन करो, करोगे तो पैसे काट लेगा। बात समझ आई? तो अब ये हुआ। अब जरा यहां पढ़ो क्या लिखा है, सब लोग सामने देखिए। लिखा है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक में पे किया, तो क्या पे करेंगे? कैश ही तो पे करेंगे। अकाउंट तो अभी खुल रहा है ना, क्या दोगे? कैश ही तो देंगे ना। तो ये वही तो हो गया, कैश इज पेड इनटू बैंक। क्या हो गया? कैश इज पेड इनटू बैंक। क्या एंट्री पड़ी थी अभी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। 25,000 से लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 25,000। और ये बेटा कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है, इसलिए सी लिख देना यहां पे। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलो नेक्स्ट, आगे लिखा है गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक। फटाफट बताओ कौन सी परचेज है, कैश या क्रेडिट? कैश। अरे चेक से पेमेंट करोगे तब भी पैसा तो गया ना तुरंत। सेम बैंक की होगी तो एक ही दिन में क्लियर हो जाएगा, तो कैश पेमेंट ही तो हो गया जैसे। बोलो बेटा, अब बताओ कैश परचेज की क्या एंट्री बनाते थे? परचेजेस टू कैश। तो चेक से पैसा देंगे तो क्या एंट्री बनेगी? परचेजेस टू बैंक। लिखो फटाफट। 10,000। 5 तारीख को परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। being goods purchased। चलो आगे पढ़ो। आगे लिखा है बेटा कैश सेल्स 40,000, आउट ऑफ दिस 30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कह रहा है कैश सेल्स 40,000 की, आउट ऑफ दिस 30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। समझाओ? अब देखो इधर, सब लोग सामने देखिए। जब भी इस तरह एंट्री आए पूरे सिलेबस में अपने अभी से लेके फाइनल तक, जितना स्प्लिट करके एंट्री तोड़ तोड़ के लिखोगे गलत नहीं होगी। जब पूरी कमांड आ जाए तो भले एक में लिख दो। अब बताओ इसको टुकड़ों में करो। पहले इन्होंने क्या किया है? कैश सेल हुई 40,000 की। बोलो कैश सेल की क्या एंट्री होती है?
इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बोलो बेटा, 40,000 की सेल हुई, अब ये कह रहे हैं इसमें से 30,000 शायद बैंक में जमा हो गया है। कितने जमा किए? 30,000। ठीक है, अब बताओ बैंक में अगर इसी में से जमा कर दिया पैसा तो अब एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000। बोलो बेटा, होगा ऐसा? आप हमेशा ऐसे करने का आदत डाल लेना, एक में मत ट्राई करना, गलत हो जाए वो ठीक नहीं है ना, कोई बहुत टाइम नहीं लगता इसमें। अब देखो जनरली इसका नेट इफेक्ट लिखा जाता है, ये दोनों बातें एक ही डेट पे हुई हैं, तो कैश 40 से डेबिट 30 से क्रेडिट, तो कैश हमारा 10 से डेबिट हुआ ना। बताओ, डेबिट कितने से है? 40,000 से। क्रेडिट कितने से हो गया? 30,000 से। उसका नेट इफेक्ट क्या आया? 10,000 डेबिट। अच्छा, और बैंक हमारा डेबिट हो गया, बैंक डेबिट हो गया 30,000 से, और सेल कितने की हो गई? 40,000 की। आप चाहें तो ये कंपाउंड एंट्री डाल सकते हैं, या चाहें तो दो अलग अलग एंट्री डाल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। समझ में? शॉर्टकट में ऐसे बता दूं, देखो उसने क्या कहा, 40,000 की सेल हुई तो सेल कितने पे लिख दोगे? 40,000 पे। जो पैसा बैंक में जमा हो गया उससे बैंक लिख दो, और जो भी है उसको कैश लिख दो। बोलो, समझ में? लिखिए। जब तक क्लियर नहीं होगा, कमांड नहीं होगी, तब तक एक में मत करना, ब्रेक कर करके ही करना। 8 तारीख की एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 40,000, 30,000, 10,000 being goods sold। 8 तारीख के बाद 10 तारीख को विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। फटाफट एंट्री बताओ, विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज, एंट्री बताओ बेटा। ड्राइंग टू, तो यहां पे डेट क्या है? इसकी डेट है 10th ऑफ मार्च, 10th ऑफ मार्च। तो ये आ जाएगी ड्राइंग डेबिट टू कैश। कितना विड्रॉ किया? 5,000 बीइंग कैश विड्रॉन अगला पढ़ो, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। चलो अब इसकी एंट्री बताओ, ड्राइंग डेबिट टू बैंक। ड्राइंग डेबिट टू बैंक। कितना बेटा? बीइंग अमाउंट विड्रॉन। 12 तारीख के बाद फिर लिखा है 15 तारीख को विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब बताओ क्या इसमें लिखा है फॉर पर्सनल यूज? क्या इसमें लिखा है फॉर पर्सनल यूज? नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? फॉर फॉर बिजनेस यूज। क्या हो जाएगा? तो बिजनेस के लिए पैसे निकाले हैं, तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। 15 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। 4,000। कितना है बेटा? 12,000। चलो लास्ट एंट्री, ये लिखा है प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिटेड अकाउंट बाई बैंक ट्रांसफर फ्रॉम करेंट अकाउंट 20,000।
placed on fixed deposit account at bank by transferring from current account. चलो अब ये चीज देखिए, देखो इसमें क्या लिखा है, चलो अब समझना बेटा, लिखा है प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बाय बैंक फॉर ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। अब इसका मतलब क्या है, इन्होंने करंट अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करके एफडी में डाल दिया। फिक्स्ड डिपॉजिट का क्या मतलब हो गया, एफडी। एफडी में क्या होता है, जैसे करंट अकाउंट में बताओ इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बस फायदा क्या है, जितनी मर्जी उतनी बार पैसा जमा करो, उतनी बार निकालो। तो जितने की जरूरत है उतना पड़ा रहने दो, बाकी कहीं इन्वेस्ट कर दो। बोलो, तो एफडी में इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या किया इन्होंने, 20,000 रुपए कहाँ डाल दिए, एफडी में। एफडी इज जस्ट लाइक एसेट, एफडी इज जस्ट लाइक। तो अब क्या होगा, जैसे बताओ फर्नीचर खरीदने की क्या एंट्री होती, चेक से पेमेंट किया, फर्नीचर खरीदते चेक से पेमेंट करते, फर्नीचर टू बैंक। तो वैसे जैसे फर्नीचर एसेट है वैसे एफडी बैंक एसेट है, तो क्या करोगे, एफडी टू बैंक। समझ आए? और आसान करके बताता हूं, देखो अपना जिस बैंक में ट्रांजैक्शन है उसका जब ऐप ओपन करते हो तो उसमें आता नहीं ओपन एफडी, जैसे एफडी कर दो तो जितने की एफडी करोगे उतना खाते से कट के एफडी में चला जाएगा, एफडी का नंबर अलग होता है। तो ये वही चीज हो गया, समझ आए? अब बताओ क्या एंट्री होगी, बोलो सब बच्चे। एफडी डेबिट हो जाएगी, क्रेडिट कौन होगा, बैंक। फिक्स्ड डिपॉजिट फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का है बेटा, 20,000 का। इसका डेट भी 20 मार्च है, बीइंग एफडी परचेज्ड। बीइंग एफडी परचेज, टोटल कर दो कोई इसका। तो इस तरीके से हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन का एंट्री करते हैं। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 13, अब आगे लिखिए। चलो लिखो कंसेप्ट नंबर 11। कंसेप्ट नंबर 11, इसका नाम है ओपनिंग एंट्री। कंसेप्ट नंबर 11, इसका नाम है ओपनिंग एंट्री, लिखिए ओपनिंग एंट्री। लिखिए बेटा, इन द स्टार्टिंग ऑफ अ ईयर, closing balances of last year, closing balances of last year carried forward to next year. The first entry in each year
द फर्स्ट एंट्री इन ईच ईयर इज नोन एज ओपनिंग एंट्री। और ये होगी, एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, और यहां डेबिट कर देंगे गुडविल। और ये है बैलेंसिंग फिगर। ये है बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल के सामने भी लिख देना बैलेंसिंग फिगर। बीइंग assets and liabilities brought forward, being assets and liabilities brought forward। लिख लिया? चलो अब जरा ये समझा दो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? ओपनिंग एंट्री क्या होती है? सब लोग सामने देखिए, लिख लिया? चलो अब बताओ, सब लोग जवाब दो। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग कैसे कैसे होती है? सबसे पहले जर्नल, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट आ गया, यही तो होता है। अच्छा, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट आ गया। अब आगे बेटा, अकाउंटिंग ऐसे ऐसे होती है, खूब ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग होती है पहले जर्नल, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनल अकाउंट। अब मुझे अगला बताओ, दोबारा से बताओ। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अब देखो, इसकी हम लोग को आदत पड़ गई है कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का क्या हो जाएगा। लेकिन अभी तो आपने बताया अकाउंटिंग ऐसे होती है, जर्नल, लेजर, ट्रायल, तब फाइनल। तो अब ये बताओ, किसी लेजर में मान लो इधर आ गया बाई बैलेंस सीडी 10,000 का, ये आ गया, तो हम लोग की आदत पड़ी है, हम यहाँ लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी 10,000। लेकिन ऐसे लिख नहीं सकते ना, ये तो डायरेक्ट लेजर में आ गया, पहले जर्नल बनेगा तब ना लेजर में आएगा। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है, क्या बनता है? वाउचर, रिसीट, कैश मेमो, ये बनेगा। उसके बाद एंट्री होगी, तब लेजर बनेगा, तब ट्रायल में जाएगा, तब फाइनल अकाउंट आएगा। तो इसकी हमें आदत पड़ गई है, कभी हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये कैसे आता है। तो जब लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस बनते हैं, तो बनाई जाती है ओपनिंग एंट्री। क्या बनाई जाएगी? ओपनिंग एंट्री। समझ आया? और ये कौन सी एंट्री होती है? जैसे मान लो कोई भी ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल को, तो सबसे पहली एंट्री जो लिखी जाएगी वो होती है ओपनिंग एंट्री। ठीक है, यही एंट्री, इसी एंट्री की वजह से लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस करंट ईयर के क्या बनते हैं? ओपनिंग बैलेंसेस। तो उसमें कैसे बनता है बेटा? एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो एसेट को हम लोग डेबिट कर लेते हैं। लाइबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। फिर से बताओ, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, आपने बताया। लेकिन अब ये भी बात है, कोई भी क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग तभी बन सकता है जब क्या क्या होगा बेटा? जब क्या क्या होगा यहाँ पे? जब एंट्री होगी, एंट्री से ही तो लेजर में आएगा। तो जो पहली एंट्री हम लोग डालते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। क्या बोलते हो? उसमें क्या होता है? एसेट को डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। कौन डेबिट होगा?
क्यों डेबिट होगा? क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। कैसा बैलेंस होता है? कौन क्रेडिट होगा? क्यों? क्योंकि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। समझे? तो अगर तो ये एंट्री मैच कर गई तो अच्छी बात है, कभी कभार इसमें डिफरेंस आने लगेगा। ध्यान से सुनना, जैसे मान लो यहां 100 है, यहां 80 है, तो 20 का यहां डिफरेंस आ रहा है, तो इसको लिखेंगे गुडविल। क्यों लिखेंगे? अभी लॉजिक बताता हूं। क्या लिखोगे? गुडविल। और मान लो अगर ऐसे हो गया बेटा कि आपने लिखा एसेट टू लायबिलिटी, तो यहां देखो ये 100 का है, ये 80 है, तो यहां 20 आएगा, तो इसको लिखेंगे कैपिटल। क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे कैपिटल। तो ये मैंने आपको यहां एंट्री बताई। क्या? जब भी आप एंट्री डालेंगे होगा एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटीज, ये अपनी मेन एंट्री है। अब अगर डेबिट साइड में पैसा कम पड़ा तो क्या लिखा जाएगा? गुडविल। क्रेडिट में कम पड़ा तो क्या लिखेंगे? कैपिटल। बताओ, पहले समझ में आया ये? अच्छा, अब गुडविल और कैपिटल क्यों लिखते हैं, जरा उसका भी लॉजिक सुन लो बेटा। ये थोड़ा सा हायर लेवल का है, देखो अगर समझ पाओ तो। आगे चल के आपको एक चैप्टर पढ़ना है, एमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। क्या बोला मैंने? एमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। जैसे मैंने अभी कहा नहीं था, आइडिया और वोडाफोन मिलके क्या बन गए? वो VI। तो ये क्या हो गया? एमेलगमेशन। क्या हो गया? जब दो कंपनी मिलके तीसरी कंपनी बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं एमेलगमेशन ऑफ कंपनी। और जब अलग अलग हो जाए तो डीमर्जर। अलग अलग को क्या बोलोगे? हीरो और होंडा, आप अलग अलग बिजनेस करते हैं ना। पहले एक साथ आता था ना, हीरो होंडा की बाइक्स आती थी। अब क्या हो गया? हीरो का अलग है, होंडा का अलग है, तो उसको क्या बोलोगे? डीमर्जर। क्या बोलते हैं? डीमर्जर। समझे? तो अब यहां भी ऐसे होता है। बताओ, जैसे मान लो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड ने मिलके बनाया जेड लिमिटेड। क्या बनाया? तो अब क्या होता है? जेड लिमिटेड तो नई नहीं बनी, लेकिन अब जो इनके एसेट थे वो इसके हो गए, जो इनके एसेट थे वो इसके हो गए, जो इनकी लायबिलिटी थी वो इसकी हो गई, जो इनकी लायबिलिटी थी वो तो इनकी हो गई। तो नई नई कंपनी खुलती है, लेकिन एसेट और लायबिलिटी के साथ। किसके साथ? एसेट्स और लायबिलिटी के साथ। तो बेटा अब क्या होता है, ये कंपनी जब एंट्री डालती है, ये देखो, ये कंपनी एंट्री डालती है तो ऐसे ये क्या करेंगे? एसेट को डेबिट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? प्लांट एंड मशीन, डेटर, स्टॉक, ठीक है, डिवेंचर, लायबिलिटी। डिवेंचर क्या हुआ? लायबिलिटी। क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये कोई पेमेंट है, अभी ये नहीं समझ पाओगे। अब देखो, इसमें ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है, तो यहां बैलेंस आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर लिखा है कैपिटल रिजर्व। क्या लिखा है? अब ये कंपनी है तो कंपनी में कैपिटल रिजर्व होता है, जब कंपनी नहीं होती तो वहां खाली कैपिटल लिख दिया जाता है। क्या लिखोगे वहां पे? कैपिटल लिखेंगे। गुडविल का मतलब घाटा, और कैपिटल रिजर्व का मतलब फायदा। क्या बोला मैंने बेटा? गुडविल का मतलब घाटा, और कैपिटल रिजर्व का मतलब फायदा। ये क्या चीज हुई? लो अब अपने कंसेप्ट पे आ जाओ तो यहां से समझ में आएगा। देखो अब जरा आप मुझे बताओ, किसी के पास भाई एसेट लायबिलिटी बराबर होना चाहिए ना। इधर देखो, आप क्या पढ़ते हो अकाउंटिंग इक्वेशन? कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर होना चाहिए। अब बताओ, एसेट 100 का है, लायबिलिटी 80 की है, तो ये 20 बचेगा क्या? कैपिटल ही तो होगी, वो हिडन है। बोलो सब बच्चे। तो इसलिए अगर इधर डिफरेंस आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल। कैपिटल का मतलब हो गया फायदा। यहां पे ऐसे समझ लो अभी, क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हो, कोई नए पैसे लगाए होंगे इसीलिए वो कैपिटल होगा, इसीलिए वो दिख नहीं रहा है। अच्छा, और मान लो अगर ऐसे हो गया बेटा, ऐसे ये इधर, ये अपने पास 120 का है, ये 80 का है, तो ये दोनों मिलके हो गया 200, लेकिन यहाँ खाली 100 है, तो 100 इधर कम पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं? क्या बोलोगे उसको? गुडविल का मतलब घाटा। गुडविल का मतलब घाटा। अब कहोगे घाटा क्या चीज हो गया? आपने तो पढ़ा है रेपुटेशन और उल्टा सीधा। ठीक है, वो खाली पार्टनरशिप में होता है। समझ है? अब सुनो, फेसबुक वालों ने व्हाट्सएप को 10 टाइम्स ज्यादा प्राइस पे खरीदा था। कितने प्राइस पे? अब बताओ मुझे, जब खरीदा होगा तो ध्यान से सुनना, उनके सारे एसेट 100 के इनके हो गए, पैसा कितना दिया? 200। 10 टाइम्स तो 1000 रुपए दिए ना 100 के, तो 900 का घाटा हुआ। और घाटा क्यों हुआ? कुछ तो व्हाट्सएप में ऐसी गुडविल थी ना जो इनको हर कीमत पे चाहिए था, कुछ तो उसमें खास बात थी, तो उसको हम लोग लिखते हैं गुडविल। अब बात समझ आई? बताओ फिर से, व्हाट इज ओपनिंग एंट्री?
लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस को करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एंट्री डालते हैं, दैट इज नोन एज ओपनिंग एंट्री। क्या वो एंट्री होती है? कौन डेबिट होगा? एसेट। कौन क्रेडिट होगा? उस एंट्री में अक्सर बेटा डिफरेंस आता ही आता है, समझ आए? तो अगर डेबिट में डिफरेंस आया तो क्या लिखोगे? गुडविल। क्रेडिट में आया तो क्या लिखोगे? कैपिटल। अभी और जब वहां AS 14 पढ़ोगे तो हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। समझ आए? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। चलो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में आगे शुरू करेंगे।